हेलो दोस्तों, आज ये हिंदी का टॉपिक है। हिंदी में हम सबसे पहले इतिहास जानेंगे। हिंदी का इतिहास कैसे था। 3000 भाषाओं में एक हिंदी भी है जो बोली जाती है पूरे विश्व में। और ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सी भाषा है, तो ये वियोगात्मक भाषा या विश्लिष्ट भाषा है। एक और पूछ लेता है, विश्लिष्ट क्वेश्चन आ रहा है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है ये। और ये कौन से परिवार में आती है, तो बहुरूपीय परिवार में आती है, जो इंडिया में बोली जाती है। 3 परिवार की भाषाएं बोली जाती है मेनली, बहुरूपीय और द्रविड़ और 2% ऑस्ट्रिक चीनी तिब्बती बोली जाती है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है थोड़ी सी। तो बहुरूपीय के अंदर आती है हिंदी इसके डिसेंट में। और द्रविड़ में आती है वो सब तमिल तेलुगु जितनी भी भाषाएं वो द्रविड़ में आती हैं। और ऑस्ट्रिक चीनी तिब्बती थोड़ी सी पहाड़ी भाषाओं का डिसेंट रहता है। बाकी जो पहाड़ी भाषा है मेनली भारोपीय में, वो भी भारोपीय में ही आती है। तो इंडिया में 73% बोली जाती है भारोपीय भाषा। 4 भाषा परिवार हैं, एक भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। केवल तो ब्रीफ है, ये पूछ देता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक बनता है और ये बनता है भारोपीय परिवार से, किस परिवार से हिंदी। 73%, 25%, 2% बोली जाती है। तीनों को डिवाइड कर रखा है। फिर हिंदी का उदय काल किससे हुआ, किस तरीके से हिंदी को जन्म दिया गया। तो संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। विश्व को प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है, वो हमारा वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत भी दो टाइप से हो गई, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो होती है, जो पुराणों में ऋग्वेद में जो है, वो वैदिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत है जो बोलचाल में संस्कृत यूज होती है, जैसे रामायण में हमने लिखी है, महाभारत में लिखी है। तो हमारी वो लौकिक जो देखकर संस्कृत बोली जाए, वो रामायण में लिखी गई है, वो लौकिक संस्कृत है। और महाभारत में भी लौकिक संस्कृत है। तो 2 टाइप से बांट रखा है संस्कृत को भी, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में। संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। और तीसरे पेज पे दे रखा है मैंने, प्राचीन 3 टाइप से डिवाइड कर दिया हमने भाषाओं के विकास को। 3 टाइप से डिवाइड कर दिया हमने। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में केवल संस्कृत बोली गई, चाहे लौकिक हो चाहे दूसरी क्या थी, वैदिक। उसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उस टाइम केवल लौकिक और वैदिक संस्कृत बोली जाती थी। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारतीय स्टार्ट हुआ, जो 500, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। इसका उद्गम हुआ मगध में, इसलिए मागधी भाषा भी बोलते हैं इसको। जो मध्यकालीन भारतीय भाषा है उसको 3 टाइप में बांट रखा है मैंने, एक पाली, प्राकृत और एक अपभ्रंश है, वो नेक्स्ट पेज पे है। तो पाली जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक बोली गई। जो मेन है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ईसा पूर्व से इतने तक चली थी मध्यकालीन भाषा। और उसको 3 टाइप्स में बांट रखा है मैंने, पाली, प्राकृत, एक अपभ्रंश है, वो नेक्स्ट पेज पे है। तो पाली को 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक वो मगध में बोली जाती थी, इसलिए मागधी भाषा भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पाली को कौन सी भाषा जानते हो, तो मागधी से भी जाना जाता है। फिर आ गया, जितनी बौद्ध साहित्य हैं सब पाली भाषा में यूज होते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने जितने भी सारे उपदेश जो दिए हैं, सब पाली भाषा में दिए हैं। क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं, तो पाली भाषा में दिए गए हैं। प्राकृत भाषा दूसरी टाइप की हो गई इसी के अंदर मध्यकालीन में, वो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। जो महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के प्रमुख गुरुओं में से आते हैं, महावीर स्वामी थे, तो उनके भी सारे उपदेश जो थे इसी में थे, प्राकृत भाषा में थे। जितने भी जैन साहित्य लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। एक क्वेश्चन बनता है कि जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखे हैं, तो प्राकृत भाषा में, ये याद रखना है। जो प्राकृत है उसके 5 टाइप हैं अकॉर्डिंग टू रीजन। तो उसको इस तरीके से मैंने दिखा रखा है, आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला होता है पैसाची। पैसाची जो है सिंध और पंजाब में बोला जाता था, ऊपर से याद करते हैं पैसाची। फिर आया सौरसेनी, वो मथुरा की तरफ बोला जाता था, हरियाणा मथुरा की तरफ सौरसेनी। फिर उसके बाद आया मागधी, जो मगध में बोला जाता था। प्राकृत को 5 टाइप में डिवाइड रखा, याद रखना है।
और उसके मैंने रीजन के हिसाब से बता दिया। और अर्धमागधी था, सौरसैनी और मागधी के बीच में जो भाषा बोली जाती थी वो अर्धमागधी होती थी। और जो इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र में बोली जाती थी उसे महाराष्ट्रीय बोलते थे। ये 5 टाइप से प्राकृत भाषा को बांट रखा था जो उस टाइम बोले जाते थे, लोग बोलते थे। सिंध और पंजाब में पैसाची भाषा, पैसाची प्राकृत भाषा बोलते थे उस टाइम। फिर आगे इसका तीसरा टाइप जो है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ, यानी किसी चीज़ का पतन हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बिगाड़ के बोलना। तो संस्कृत भाषा को बिगाड़ कर बोल के आम चाल की भाषा स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, तो उसे अपभ्रंश कहा गया। जो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जो चला उस भाषा को अपभ्रंश हम कहने लगे थे, क्योंकि भाषा का बिगाड़ तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा के बाद स्टार्ट हो गई थी। और एक उसके अंदर सब डिवीज़न है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, इसी के अंदर आता है अवहट। अवहट ही मेन माना जाता है जो जननी है हिंदी की। जो अपभ्रंश की सब पार्ट है वो अवहट हिंदी की जननी कही जाती है। क्वेश्चन बनता है कि अवहट हिंदी भाषा किसकी जननी है, तो अवहट की है। हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो अवहट। देखो अब ये अपभ्रंश को 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे छोटे छोटे रीजन पे उस भाषा को बिगाड़ के बोलने लगे लोग, तो उसी रीजन के हिसाब से उनको बांट दिया गया। तो पैसाची है, हमें याद है पैसाची जो थी वो पंजाब में बोलने लगी थी, जो प्राचंड एक और बन गई इसी के अंदर से, तो वो सिंध में बोलने लगी। थोड़ा कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं इनके। सौरसैनी थी, सौरसैनी कहाँ बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इसी के अंदर से निकली है ये भाषाएँ हैं। खस है, खस के अंदर से पहाड़ी निकली है, क्योंकि ये जितने भी नेपाल से रिलेटेड, जितने पहाड़ से रिलेटेड यहाँ पे कुमाऊँ उमाऊँ जितने भी हैं सारी खस भाषा से निकले हैं। फिर मागधी, अर्धमागधी, यहाँ से बिहारी और ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जितनी तमाम भाषाएं यहाँ से निकली हैं। महाराष्ट्र में मराठी निकली थी, और गुजराती सौरसैनी से निकली है। यहाँ तक का सब रीजन सौरसैनी कवर करता है। ये अपभ्रंश के 7 टाइप्स हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन में कौन सी भाषा बोली गई, प्राचीन भाषा के अंदर कौन सा रीजन आता है, या पैसाची में कौन सा रीजन आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। अब आ गया ये हिंदी भाषा, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की जो उपभाषाएं और बोलियां क्या क्या हैं, तो उपभाषाएं मैं बता रहा हूँ उपभाषा क्या होता है। जब पूरा भाषा है बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करेगा, उपभाषा है उससे छोटा क्षेत्र कवर करेगा, और जो बोलियाँ हैं बहुत छोटे छोटे रीजन को कवर करती हैं। मतलब कुछ कुछ रीजन में, जो ये कुमाऊनी मैंने दिखा रखी है, ये बहुत छोटा रीजन है। मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, बुंदेली है, ये बोलियाँ हैं, जगह जगह की बोली जाती हैं। और जो मैंने इससे पहले वो बताया तो ये उपभाषाएँ हैं, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी, ये उपभाषाएँ हैं। और जो बोलियां हैं ये उसका सब पार्ट समझ लीजिए एक तरीके से। जैसे भोजपुरी आ गया मागधी के अंदर, तो ये हो गई बोलियां, और जो वो आ गया मागधी हो गया, वो हो गई उपभाषा। और मेन भाषा तुम्हारी हो जाएगी हिंदी। हिंदी के अंदर यही सब आई हैं और इसके अंदर बोलियाँ जाएंगी। ज़्यादा इतना डीप में जाना नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक इतिहास ये है कि हिंदी का पूछ देता है कि हिंदी का मेन जो फारस के लोग आए थे, फारस या ईरान के लोग आए थे, जो अभी ईरान नाम है, यहाँ पे आए, तो सबसे पहले उन्हें सिंधु नदी मिली रास्ते में। सिंधु नदी मिली तो उन्होंने सिंधु का प्रोनाउंसिएशन सिंधु ना करके हिंदू किया। सा को हा बोला, उन्हें धा को दा बोला। तो यहाँ की जो लैंग्वेज, यहाँ के लोगों को हिंदू बोला, और जो यहाँ की लैंग्वेज हुई उसे हिंदी बोला, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें हिंदुस्तानी बोला। तो इसलिए हिंदुस्तान नाम वहाँ से पड़ा है इन लोगों की वजह से, फारस के लोगों की वजह से। तो ये आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फारस लोगों से। तो इसमें अभी मैं इतना ही दे रहा हूँ, बाकी इसके बाद रचनाएं किस तरीके से शॉर्टकट से याद करेंगे वो बताऊँगा मैं बहुत ईजी तरीके से। थैंक यू।